Good evening, everyone. Myself, Aman Kochar, your counselor and educator. I welcome you all once again on my YouTube channel, जहाँ पर मैं daily videos upload करता हूँ for the topic of psychology, the concepts of psychology, different topics that have psychological background. आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बहुत ही ज़्यादा इंडिया में इजीली लेबल किया जाता है. आई वुड से कि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड उसका चलन बहुत ज़्यादा है और जिसके अराउंड 20 to 25% चांसेस होते हैं मेल्स में होने के, एंड वहीं पर 20 to 22% होता है फीमेल्स में, विमेन में होने का. वो टर्म है डिप्रेशन. डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन किस वजह से होता है? डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं? डिप्रेशन की स्टडी किस तरीके से की जाती है? डिप्रेशन कौन सी एज में हो सकता है, किन वजहों से हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें. क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या इंटरवेंशंस, क्या थेरेपी देनी चाहिए, मेडिकेशंस किस लेवल पर, किस स्टेज पर डिप्रेशन के देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उन मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए और भी बहुत कुछ मैं वेलकम करता हूँ अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे. एंड आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन के लिए. डिप्रेशन, फेलो साइकोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट्स एंड जो इंडिविजुअल्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि डिप्रेशन क्या होता है, आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे डिप्रेशन को, आई वुड से ज़्यादातर जो आंसर्स आएंगे वो होगा मूड, जो कि एक फीलिंग होती है जो बहुत लो हो जाती है डिप्रेशन में. बट क्या सिर्फ लो मूड होना ही डिप्रेशन का लक्षण है? क्या सिर्फ घर पे खाली बैठे रहना, उस खालीपन की वजह से अपने आप को वर्थलेस फील करना, अपने आप की कैपेबिलिटी, क्षमता को ना समझना, क्या ये डिप्रेशन के सिर्फ यही लक्षण है या और भी कुछ लक्षण हमें देखने को नज़र आते हैं? इन सारी चीज़ों के लिए हमें डिप्रेशन के लिए आज एक अलग लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ा, और उस लेक्चर में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा. बहुत से साइकोलॉजिस्ट को हो सकता है इस वीडियो से मदद मिले, और डिप्रेशन के सिम्टम्स को याद रखने का तरीका एक बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि वो आप तक इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. डिप्रेशन एक ऐसा माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, तीनों कैटेगरीज का एक मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें सबसे पहला लक्षण जो होता है दैट इज योर लो मूड, यानी कि मूड कम हो जाना. बट मूड होता क्या है? किसी अगर हम लेमैन या बहुत ही एक आम इंसान से पूछें तो वो हो सकता है इस चीज़ का जवाब दे कि मूड वो होता है जो हम दिन भर में महसूस करते हैं, और हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो हमारा मूड हो सकता है. हम किस मूड में जी रहे हैं. अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो हमारा मूड अच्छा होगा. अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा बुरा हो गया है, कुछ बात अंडरस्टैंड नहीं हुई है, समझ नहीं आई है, किसी ने कुछ गलत कह दिया है, या हम हमारा काम नहीं कर पाए हैं टाइम पर, तो हमारा मूड जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा सैड हो जाएगा. बट मूड बेसिकली होता क्या है? साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम समझें तो मूड एक ऐसा परवेसिव टोन है हमारी फीलिंग का, जो कि एक लंबे समय तक चलता है. अब वो लंबा समय कितना होना चाहिए वो मैं आगे डिप्रेशन के जब सिम्टम्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, देन उसमें मैं मूड सिम्टम्स के जरिए से डिप्रेशन के लिए बताऊंगा. बट मूड एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला एक ऐसा फीलिंग होता है, एक ऐसा कैटेगराइजेशन होता है फीलिंग का, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग माना जा सकता है. वहीं पर साइकोलॉजी में एक और टर्म आता है इसी के साथ जुड़ा हुआ, जो होता है अफेक्ट. अफेक्ट को समझा जाता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड के लिए जो फीलिंग हुई, जो इमोशन की वजह से फीलिंग कैरी हुई, उसको हम बोलते हैं अफेक्ट. ठीक. अब मूड का जो सबसे पहला सिम्टम था वो डिप्रेशन के केस में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ये पहला सिम्टम है. बट हाँ, कितना लो होगा, क्या वो माइल्ड रहेगा, मॉडरेट रहेगा, सिवियर रहेगा, तो और क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके लिए एक नया तरीका देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को बहुत अच्छे से समझ पाएँ. जो लोग इस
बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोग इस मेंटल इलनेस का क्योर चाहते हैं, जो इंडिविजुअल्स, जो साइकोलॉजिस्ट मदद करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स की, अपने पेशेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी ये न्यूमेनिक जो न्यूमेनिक है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। मैंने उसी न्यूमोनिक के लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम दो बुक्स वर्ल्ड वाइड जो साइकोलॉजी में यूज़ होती है, जो दो बुक्स होती हैं, वन इज़ ICD, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जो लिखी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, WHO की तरफ से, जहाँ पर हमारे पास तरह तरह के डिसऑर्डर्स, डिजीज़ के बारे में, उनके सिम्टम्स, उनके टाइम लिमिट्स, उनके पीरियड्स, विड्रॉल स्टेट्स, ये सारी चीज़ें, टाइम पीरियड्स, उनके बारे में बताया गया है, क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। एक और दूसरी बुक होती है हमारे पास DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर्स, जहाँ पर अगेन मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, मेंटल इलनेसेस के बारे में हमें जानने को मिलता है। और DSM के कुछ रिविजन्स हुए हैं, जो लेटेस्ट रिविजन DSM-5 है। आई हैव विद माई सेल्फ DSM-4 रिविजन वर्जन एंड ICD-10, जो मैं कैरी करता हूँ, जिनकी मदद से मैं सिम्टम्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ अपने क्लाइंट्स में, अपने पेशेंट्स में। और वहीं से मुझे एक नया न्यूमोनिक पता चला 11th क्लास में। आई गेस अगर आप याद कर सकें तो 11th क्लास में मेमोरी का एक चैप्टर था, लर्निंग एंड मेमोरी, जहाँ पर एक टर्म था कि हम मेमोराइज कैसे कर सकते हैं, मेमोराइजेशन पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दैट वाज द टर्म नोन एज न्यूमोनिक, PNEUMONIC। न्यूमोनिक का जो टर्म था, उसी के जरिए से आज हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी समझेंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स याद करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई होप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हैं, जब आप अपने पेशेंट के सामने थेरेपी सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, कोई असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, उस समय सिम्टम्स का याद रहना और सिम्टम्स का उसी समय करेक्ट सिम्टम याद आना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, वो सेशन की इन्फॉर्मेशन, जो हिस्ट्री नोट डाउन कर रहे हैं, वो एक्यूरेट हो, जिसकी मदद से हम जो डायग्नोसिस क्रिएट करेंगे वो एक्यूरेट या एक बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड डायग्नोसिस बन सके। डिप्रेशन के लिए जो न्यूमोनिक क्रिएट हुआ है वो बहुत ही इजी न्यूमोनिक है, कोई और वर्ड उसमें नहीं है, बल्कि वो वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन के सिम्टम्स जानने के लिए ही डिप्रेशन का न्यूमोनिक याद करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस न्यूमोनिक का क्या मतलब है। डिप्रेशन की स्पेलिंग को अगर हम देखें तो वो बनते हैं DEPRESSION, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो सबसे पहला अल्फाबेट है दैट इज D, वहाँ पर होता है सिम्टम डिप्रेस मूड, मूड का डिप्रेस्ड हो जाना, मूड का बहुत लो हो जाना। ये सारे लक्षण जो हैं, एक लंबे समय से चलने वाली फीलिंग। और कितना लंबा समय? डिप्रेशन का डायग्नोसिस क्रिएट करने के लिए, या कोई क्लाइंट या कोई इंसान अगर कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, तो आप उससे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको ये फीलिंग कितने दिनों से हो रही है। तो वो कितने दिन होंगे? दैट इज एट द टाइम लिमिट ऑफ 14 days, मीन्स 2 weeks, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते का टाइम लिमिट अगर रहता है किसी इंसान को, और वो इन्हीं डिप्रेस मूड में, फॉर होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, आगे मैं बताऊंगा जो जो लक्षण, जो जो सिम्टम्स दिखते हैं डिप्रेशन में, किसी काम करने में, कोई काम करने में मज़ा ना आना, प्लेजर ना ले पाना, लॉस ऑफ फोकस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, गिल्ट महसूस करना, सुसाइडल थॉट्स आना, ये सारे लक्षण अगर 2 हफ्ते के आपके टाइमिंग में मिलते हैं, तो आप उस चीज़ को कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन के लक्षण हैं, वो डिप्रेशन नहीं है। ठीक, यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नए अपकमिंग बडिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं, वो इस चीज़ को हो सकता है मान लें कि अगर 14 दिन के समय में हमारे पास कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, तो हम उस इंडिविजुअल को डिप्रेस्ड कह सकते हैं, कि वो डिप्रेशन से ग्रस्त है, कि वो डिप्रेशन से अफेक्टेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रॉपर
असेसमेंट, प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, सेशंस लेने पड़ते हैं, तब जाके हम एक डायग्नोसिस क्रिएट कर सकते हैं दैट यस कि हाँ हम डिप्रेशन बता सकते हैं उस इंडिविजुअल को। ठीक, तो डिप्रेशन का जो फर्स्ट सिम्टम था 2 वीक्स के दौरान होना चाहिए वो दैट इज डिप्रेस मूड। आपका मूड लो होना चाहिए, आप सैड फील करने चाहिए हो, आप एम्प्टी फील करने चाहिए हो, अंदर से खालीपन महसूस होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, दैट इज डिप्रेस मूड। द सेकेंड सिम्टम इज ई, एनर्जी का लॉस हो जाना, यानी कि किसी काम को करने में बिल्कुल भी मन ना लगना। अगर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काम करने की, तो बहुत ही थकान महसूस होती है, या थोड़ी देर बाद काम करने का मन नहीं करता और अपने उस काम से पीछे हट जाते हैं। ये है दूसरा सिम्टम, एनर्जी का लॉस होना। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज पी, दैट इज प्लेजर। प्लेजर का लॉस्ट हो जाना, जो काम, जो एक्टिविटीज एक इंसान पहले जिन एक्टिविटीज को करने में उस इंसान को प्लेजर फील होता था, अच्छा लगता था, अच्छा महसूस करता था, उसकी फीलिंग अच्छी थी, उसका मूड अच्छा रहता था, वो सारी एक्टिविटीज अभी भी कर रहा है अगर, और उसका उन काम को करने में अब प्लेजर फील नहीं होता है, वो नहीं सोच पाता कि मुझे अच्छा लग रहा है, वो कंटिन्यूसली उसी बुरे थॉट से, नेगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक थॉट जिन्हें कहा जाता है, वो उसी तरीके से काम कर रहा है। साइकोलॉजी में इस चीज़ को टर्म दिया गया है, इस लॉस्ट ऑफ प्लेजर को नाम दिया गया है एनहीडोनिया। तो एनहीडोनिया का लक्षण अगर आपको दिखता है तो ये थर्ड सिम्टम होगा जो कि शो हो सकता है डिप्रेशन में। द नेक्स्ट इज आर, दैट स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और एक्साइटेशन। तो ये रिटार्डेशन का मतलब होता है कम हो जाना, और एक्साइटेशन का मतलब होता है एक लेवल से बढ़ जाना। बट किस चीज़ का कम हो जाना और बढ़ जाना, वो है आपकी एक्टिविटीज़ का। ठीक, आपकी एक्टिविटीज़ का जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप रिटार्डेड फील कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, वो एक्टिविटीज़ आपके सामने वो काम करने के लिए रखा हुआ है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, बट अगर आप डिप्रेसिव हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, तो आप में ये रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है। द नेक्स्ट इज ई। ई जो डिप्रेशन का अल्फाबेट है ई, उससे हमें पता चलता है एक और सिम्टम जो होता है ईटिंग हैबिट्स का। ईटिंग हैबिट्स डिप्रेसिव सिम्टम्स में दोनों तरीके से हो सकती है। एक इंसान बहुत कम खाना कर सकता है, अपना डाइट फॉलो नहीं करेगा अपनी, अनटाइमली उसका एपेटाइट रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको मन ही नहीं करेगा भूख लगने का कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है। उसके सामने अगर अ, उसकी फेवरेट डिश या खाने की चीज़ भी परोस दी जाए, रख दी जाए, तो भी वो उस डिश को नहीं खाएगा या उसका मन नहीं करेगा। तो वो होता है ईटिंग हैबिट्स। और वहीं पर इसका ऑपोजिट टर्म ईटिंग हैबिट्स का बढ़ जाना, जहाँ पर हम उसे कहते हैं बिंज ईटिंग करना या बाइंज ईटिंग करना। तो बिंज ईटिंग का मतलब है जो उस इंसान को मिलेगा वो उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, वो उसे खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, उस समय उसका मूड लो है, वो इरिटेबल है, एंग्री है, एक्साइटेड मूड में है बहुत ज़्यादा, बट वो एक्साइटमेंट अच्छी एक्साइटमेंट, पॉजिटिव नोट पर नहीं है, वो एक नेगेटिव एक्साइटमेंट है, एंगर से फुलफिल्ड है। तो वहाँ पर एक हमें ये सिम्टम मिलता है ईटिंग का चेंज हो जाना, ईटिंग हैबिट्स का चेंज हो जाना। नाउ नेक्स्ट इज एस। एस से आई गेस आप सब जान सकते हो उस टर्म को, दैट इज स्लीप पैटर्न्स, और स्लीप का डेप्रिवेशन हो जाना या स्लीप का बढ़ जाना। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि डिप्रेशन के केसेस में अगर वो माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर में है तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट इन जनरल अगर मैं डिप्रेशन के सिम्टम्स में स्लीप पैटर्न्स बताऊं तो वो दो तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं। या तो उस इंसान को अपने लो मूड की वजह से नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, नॉन प्लेजर उसको फील होता है, एनेडोनिक फील करता है वो इंसान, उसका जो स्पीच है, जो बोलने की उसकी शक्ति है, वो बहुत कम बोलने लग जाता है, पोवर्टी ऑफ स्पीच होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इंट्रोवर्टेडनेस में, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स को अगर समझा जाए तो वो भी बहुत कम बोलते हैं, है ना। बट वहीं पर अगर मैं डिफरेंस समझूं तो उस इंडिविजुअल के लो मूड होने की वजह से, नॉन प्लेजरेबल फील करने की वजह से, उसका एपेटाइट में चेंज होने की वजह से, भूख ना लगने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी का रिटार्डेड होने की वजह से हो सकता है कि उसका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाए, बहुत नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर जाए।
नेगेटिव तरीके से इस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है कि वो इंडिविजुअल, जो मैंने भी अपने कुछ डिप्रेसिव पेशेंट्स में देखा है, महसूस किया है कि उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लो मूड होने की वजह से वो पेशेंट्स तकरीबन 10 से 11 घंटे सोते हैं। उनको सोना ही उनके माइंड का, उनका जो ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल बैलेंसिंग है, वो इस तरीके से चेंज हो जाती है कि उनको सिर्फ सोना ही पड़ता है। वो ना चाहकर भी वो खुद से अपना अगर चेंज कर सकें, फिजिकल एक्टिविटी में वो बिहेव कर सकें अलग तरीके से, तो वहाँ पर हमें अगेन फिर वही चीज़ देखने को मिलती है कि उनमें स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया। दूसरा सिम्पटम स्लीपिंग चेंज होने का वो ये होता है कि स्लीप बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना। ठीक? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने से क्या मतलब है, तो क्या टाइम लिमिट होना चाहिए कि 2 हफ्ते के अंदर अगर आप 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो एक बहुत ही कम स्टेट है सोने के लिए, या आप पर डे अगर 3 या 4 घंटे की स्टेट में सोते हैं, 3 या 4 घंटे, एंड वो भी एक कंटिन्यूअस स्लीप नहीं है, उसमें भी आप फ्रीक्वेंटली उठ रहे हैं बीच में, हो सकता है अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, पेसिमिस्टिक थॉट्स की वजह से, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से, बहुत से सिम्टम्स लिंक कर जाते हैं डिप्रेशन को समझने के लिए स्लीप पैटर्न में। अगर मैं अगले न्यूमोनिक अगले सिम्पटम की बात करूँ तो वो अगेन एस होगा, जहाँ पर हमारे पास आएगा सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल थॉट्स ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं मॉडरेट और जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, दैट इज़ द मॉडरेट टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है? तो मॉडरेट डिसऑर्डर में हमारे पास, या सिवियर डिसऑर्डर में हमें सुसाइडल थॉट्स देखने को मिलता है। बिकॉज सुसाइडल थॉट्स किस लिए? बिकॉज उस इंसान को 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लिमिट हो चुका है कि वो उसी लो मूड में जी रहा है, उसको कोई काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो एनिडोनिया से फीलिंग ले रहा है उस चीज़ की, उसे प्लेजर नहीं फील हो रहा है, उनकी एक्टिविटी रिटार्डेड हो गई है, बिल्कुल कम हो चुकी है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, जिस वजह से उसके मन में अपनी लाइफ को, अपने आप को ख़त्म करने के डिसीजंस बार बार रिकरेंटली आते ही रहते हैं। तो ये एक थॉट पैटर्न रहता है जहाँ पर आप सुसाइडल थॉट्स देख सकते हैं, और ये एक तरीके का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी क्रिएट कर जाता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है एक ऐसा थॉट पैटर्न जो कि इर्रेशनल है, यानी कि रेशनल नहीं है। इट मीन्स कि उस समय, उस दौरान वो थॉट, वो सोच आपके मन में जो आई, जो डेवलप हुई, वो सही नहीं थी सोसाइटी के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। सो दोज आर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निशन यानी कि वो प्रोसेस जहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, सोच पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसमें कुछ एक डिस्टॉर्टेड वे से हमें मैनेज ना कर पाना, एक डिस्टॉर्शन आ जाता है, एक रुकावट, एक ऑब्स्टिकल पैदा हो जाता है, एक ऑफ ट्रैक क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पर हमारे पास जो सिम्टम आता है, दैट इज ऑफ द सुसाइडल थॉट्स। नाउ अगेन, जो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट होगा न्यूमोनिक के लिए, वो होगा आई। आई इज आई एम अ फेलियर और अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। ठीक? तो ये तीन तरीके की फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है एक इंडिविजुअल में। कौन कौन सी फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं? सबसे पहली है होपलेसनेस, सेकंड है वर्थलेसनेस, एंड लास्ट है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब है कि उस इंसान को लग जाता है, पता लग जाता है कि वो ऐसा मान लेता है उसका ब्रेन, और उसका ब्रेन उसी तरीके से काम करता है कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, जिस वजह से डिप्रेसिव पेशेंट्स जो हैं वो थेरेपी में भी नहीं जाते, क्योंकि उन लोगों के मन में ऐसा डिस्टॉर्टेड वे माना हुआ है, दैट इज द ऑल और नन और द ब्लैक एंड वाइट डिस्टॉर्शन। हो सकता है आपने अपने मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएशन या 11th-12th में इस चीज़ को स्टडी किया हो, और अब आप अपने पेशेंट्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हो कि इंसान अगर डिप्रेसिव है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, तो किस तरीके से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न्स एनएटी, किस तरीके से डेवलप हो जाते हैं उस इंडिविजुअल में। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो नेगेटिव थॉट्स डेवलप किए जाते हैं वो हमारा मूड बदल सकते हैं। वो मूड हमारा हो सकता है 14 दिन के लिए रहे, 14 डेज के टाइम स्पैन के लिए रहे, और अगर वो उतना रहता है, कंसिस्टेंट मूड लो रहता है, इट मीन्स कि हम आगे असेसमेंट या हिस्ट्री टेक कर सकते हैं उस इंडिविजुअल से ऑन द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन और ऑन द डिसऑर्डर ऑफ डिप्रेशन।
तो यहाँ पर ये 3 तरीके की फीलिंग्स, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। वर्थ यानी कि अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता ना समझ पाना, कोई उसे फ्यूचर में होप लगती ही नहीं है, दैट इज़ होपलेसनेस। उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर बिल्कुल ही खाली है, जिस वजह से वो आगे का काम क्यों करे, वो अपनी ज़िंदगी जी ही क्यों रहा है, जब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो फ्यूचर में किसी चीज़ के काबिल नहीं है या कैपेबल नहीं है, दैट इज़ होपलेसनेस। नेक्स्ट, हेल्पलेसनेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि उस इंसान को मदद लेने में भी डर लगने लगता है, और वो डर इस वजह से नहीं कि वो मदद लेना नहीं चाहता, उसका दिमाग इस तरीके से चलता है जहाँ पर उसे ये बता दिया जाता है अनकॉन्शियसली कि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी मदद नहीं मिलेगी आपको, और इंसान उस चीज़ को समझ लेता है। वहीं पर एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो कि सीबीटी में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसकी मदद से हम उसके कॉग्निशन को रीस्ट्रक्चर करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, और एक नई शेप, एक नई सोच के साथ उस इंडिविजुअल को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक? तो ये होता है 3 सिम्टम्स जो कि हमें देखने को मिले थे आई वर्ड से। नेक्स्ट, जो ओ वर्ड आता है, दैट इज ओनली मी टू ब्लेम, जिसे गिल्ट का नाम दिया गया है। तो हर इंसान, कुछ भी हो रहा है, अगर वो इंसान डिप्रेशन में है और वो एक कमरे में बैठा है और सामने 2 लोग बात कर रहे हैं, और 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एंड अगेन हो सकता है कि वो लोग किसी और ऑफ टॉपिक पे बात कर रहे हो, बट सडनली उनका कांटेक्ट, आई कांटेक्ट इस इंसान से हुआ जो कि डिप्रेसिव फील कर रहा था। और डिप्रेशन फील करने की वजह से, क्योंकि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस पहले से ही दिमाग में चल रही है, सुसाइडल थॉट्स हो सकता है हो या ना हो सकता है स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ गया हो सकता है ईटिंग हैबिट चेंज हो गई हो, तो ये सारे इफेक्ट्स उसके मूड को बहुत ज़्यादा लो कर देंगे, और उस समय हो सकता है उस कॉन्वर्जेशन में उस इंसान को ऐसा लगे कि ये जो बात कर रहे हैं ये मेरे बारे में कर रहे हैं, या अगर ऐसा ना भी लगे तो ये एक केस हो जाता है हेलुसिनेशन का, जहाँ पर हेलुसिनेट होने लग जाता है इंसान, या डेल्यूडेड होने लग जाता है, उसका एक ऐसा भ्रम बन जाता है, उसका एक ऐसा फर्म, बहुत ही दृढ़ बिलीफ बन जाता है जो कि अनशेकन होता है, जो कि कोई मिटा नहीं सकता, उसे ऐसा लगता है कि उसके बारे में बात हो रही है, जहाँ पर ये साइकोटिक सिम्टम्स में भी ऐड हो जाता है। कुछ डिप्रेसिव पेशेंट्स ऐसे भी देखे गए हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में, हॉस्पिटल सेटिंग्स में, जहाँ पर साइकेट्रिक मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ी है और वहाँ पर साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जैसे कि डेल्यूजन यानी कि भ्रम में जीना, और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज परसीविंग समथिंग दैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि परसीविंग, परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को एक इंसान अपने स्टिमुलस, अपने इन्वायरमेंट से ग्रैब करने की कोशिश करता है। 5 तरीके के सेंसेस होते हैं, और उन पांचों सेंसेस से उसको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा मिलता है तो उसे परसेप्शन माना जाता है। बट अगर वो डेटा किसी वैलिड सोर्स से आ रहा हो, जिस जगह से आ रहा हो, जो सामने है, जो विजिबल है, तो हम कहेंगे कि वो हेलुसिनेटेड नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ इंसान चल रहा है या जी रहा है। बट अगर वो हेलुसिनेशन से ग्रस्त है, जो कि डिप्रेसिव साइकोटिक सिम्टम्स में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर उसे वो चीज़ दिखाई भी नहीं देगी, एक आम इंसान को दिखाई नहीं देगी वो चीज़, बट एक हेलुसिनेटेड डिप्रेसिव साइकोटिक सिम्टम वाले इंसान को वो सिमुलस दिखाई देगा, जिसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग सकता है, क्योंकि उसका ऐसा परसेप्शन था, और वो उस चीज़ का बिलीफ मान सकता है कि हाँ वहाँ पर वो चीज़ है, या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बट अगेन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स बहुत डिफरेंट होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर साइकोटिक ही होते हैं, वो डिप्रेसिव नहीं होते। अगर हमारे पास डिप्रेसिव पेशेंट आता है और वो इन 9 सिम्टम्स में से कोई भी 5 सिम्टम्स जो कि डीएसएम के तरीके से बने गए हैं, डीएसएम में प्रिपेयर्ड हैं, प्लान्ड हैं, और डीएसएम में टोटल 9 सिम्टम्स हैं, जिसमें से डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए 9 में से कोई भी 5 होने चाहिए, एंड उन 5 सिम्टम्स में से भी 2 सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर उनमें से एक भी आता है तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि वो एक डिप्रेशन का डिसऑर्डर बन सकता है। वो कौन से 2 सिम्टम्स हैं? दैट इज़ द डिप्रेस्ड मूड एंड द लॉस ऑफ प्लेजर, दैट इज़ एनहेडोनिया। अगर ये 2 सिम्टम्स उन 5 सिम्टम्स में से एक भी आ रहा है, इट मीन्स कि इंसान डिप्रेशन के
तरफ जाने लगा है या डिप्रेशन में है। लास्ट सिम्टम जो हम देखने वाले हैं इस डिप्रेशन को समझने के लिए, दैट इज द एन, जो होएगा नो कंसंट्रेशन, फोकस ना कर पाना, कंसंट्रेटेड ना फील कर पाना, कोई काम में मन ना लगना, ये तो एनेडोनिया हो गया। बट अगर उस काम में मन लग भी गया है, अगर उस इंसान का काम में मन लग भी गया है बट स्टिल वो काम 2 मिनट 3 मिनट में छोड़ देता है करना, तो वो नो कंसंट्रेशन का लक्षण या सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि ये न्यूमोनिक DEPRESSION यानी कि डिप्रेशन ही आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स बताने में इंफॉर्मेटिव होगा। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और आगे भी मेरे अपकमिंग लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल and support, give love and support to this new channel. I am regularly trying to update you all, the fellow psychologists or the students who are pursuing 11th and 12th psychology in schools. इन सब की मदद करने के लिए, इन सब की एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, स्पेशली साइकोलॉजिकल एजुकेशन को एनहांस करने के लिए मैं साइकोलॉजिस्ट अमन कोचर, member of Australian and New Zealand Mental Health Association and Counselors Council of India, प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। मैं पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिम्टम्स देख रहा हूँ क्लाइंट्स में, पेशेंट्स देख रहा हूँ अलग अलग तरीके से और उन्हें ट्रीट और क्योर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मेरे नए सेशंस और पुराने सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखने के लिए काइंडली लाइक करें इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो आने पर आपको वो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आपको वो अवेलेबल हो जाए। नाउ लेट्स अगेन गो बैक टू द टॉपिक ऑफ डिप्रेशन। कि डिप्रेशन में किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और आज के लिए अगर मैं डिप्रेशन को समझाऊं तो आज के टाइम में ज़्यादातर जो डिप्रेशन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलेगा बच्चों में, स्टूडेंट्स में, एडोलेसेंट्स में। उसका एक बहुत ही जीता जाता है एग्जाम्पल, बहुत ही लिविंग एग्जाम्पल, जो हम सब आई गेस जो क्लिनिशियंस, जो साइकोलॉजिस्ट इस वीडियो को देखेंगे या देखने वाले हैं, उन साइकोलॉजिस्ट के पास भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, कुछ ऐसे पेरेंट्स आते होंगे स्पेशली, जो कि एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट जो मुझे भी बहुत सुनने को मिली मेरे सेटिंग में, क्लिनिकल सेटिंग में, और व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज अ काउंसलर इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन फरीदाबाद, दिल्ली, हरियाणा। सो वहाँ पर भी मुझे एक सिम्टम देखने को मिला जो मुझे पेरेंट्स ने बताया, टीचर्स ने बताया, दैट वाज एन एक्सेसिव यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड द स्क्रीन टाइम। ये दो चीज़ें अगर मैं डिप्रेशन के हर सिम्टम से लिंक करूं तो ये करेक्टली लिंक हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि ये फ़ोन या मोबाइल फ़ोन गैजेट्स या स्क्रीन टाइमिंग का एक्सेसिव यूसेज किस तरीके से डिप्रेशन के ज़्यादातर सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल इन द सेंस उन्हें लिंक करता है। अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, अगर फ़ोन टाइम ज़्यादा यूज़ होता है, तो क्या होगा कि उस इंसान को दूसरी एक्टिविटीज़ करने में मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ प्लेजर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम, उन 9 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स, और उन 5 डिप्रेसिव सिम्टम्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए जो 2-1 सिम्टम्स आने चाहिए वो उनमें से एक है, दैट इज़ द लॉस ऑफ प्लेजर। दूसरा सिम्टम अगर हम देखें फ़ोन के एक्सेसिव यूसेज होने की वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एनर्जी। अगेन जो सेकेंड सिम्टम था DEP, जो डी था लॉस ऑफ एनर्जी, वहाँ पर आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे, बिकॉज ब्लू फिल्टर या ब्लू रेस से क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक केमिकल, एक न्यूरोकेमिकल जो है जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी स्लीप पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, और वो स्लीप पैटर्न्स कंट्रोल्ड होने की वजह से हम एक एक्टिव लाइफ जी सकते हैं, बिकॉज हम अगले दिन एनर्जाइज रहेंगे। स्लीप बेसिकली एक रिचार्जिंग का टाइम रहता है, हम अपनी बॉडी को एक रिचार्ज मोड पर डाल सकते हैं 7 घंटे 6 घंटे की स्लीप लेके। कुछ लोग 8 घंटे 9 घंटे भी सो सकते हैं, बट अगर वो एक रेगुलर पैटर्न पर है देन दे नीड टू चेक देयर लाइफस्टाइल। बट हाँ, अगर एक नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न है तो वो मेलेटोनिन की वजह से बना रहता है।
बट वहीं पर अगर आप फ़ोन का एक्सेसिव यूसेज, स्क्रीन टाइमिंग का बढ़ जाना, फ़ोन्स पर गेम्स, एप्लीकेशंस, वीडियोज़ का देखते रहना कंटिन्यूअसली, एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से अगर इसे देखा जाए, एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि अगर आप ज़्यादा यूसेज कर रहे हैं फ़ोन टाइमिंग का। इस वजह से क्या हो सकता है कि मेलेटोनिन का इम्बैलेंस हो सकता है, और इम्बैलेंस होने की वजह से स्लीप का बढ़ना या स्लीप का लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। अगेन एक और सिम्टम देखा हमने फ़ोन की मदद से। अगर फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ हो जाता है, तो होगा क्या कि ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। जो बच्चे स्कूल से आते हैं, या पेरेंट्स की ज़्यादातर अगेन शिकायत रहती है कि वो इंडिविजुअल्स या हमारे बच्चे जो हैं वो बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना टैबलेट के, कोई वीडियो या कोई मूवी के बिना खाना नहीं खाते। और ये पेरेंट्स बहुत ही छोटी उम्र से आजकल मैंने देखा है कि इन हैबिट्स को लगा देते हैं, अप्लाई करवा देते हैं, ताकि खुद से वो पेरेंट्स जो हैं उस ज़िम्मेदारी को, उस कंट्रोल को, उस एनवायरनमेंट से छूट सकें। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, एंड पेरेंट्स खुद अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स जो ये वीडियो देखें मेरी इस बात से सहमत ना हों, बट अगेन इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट। वहीं पर अगर ये चीज़ समझी जाए, जो इंडिविजुअल्स इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है जब मैंने ये अभी बात कही तो उसका आगे से उनमें रिप्लाई आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें और कोई सॉल्यूशन या सिम्टम नहीं दिखता, तो उस समय एक टर्म आता है जहाँ पर हम बोल सकते हैं साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म लग सकता है, बट इसका एक सिंपल साधारण सा मतलब ये है कि अपने उस इंडिविजुअल को, अपने उस बच्चे को बिठाकर समझाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से आपको काम करना है, आपको मदद करनी है अपने पेरेंट्स की, अगर बच्चा इतना केपेबल है तो। ठीक, तो ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड आप कर सकते हैं, एंड इस पर निरंतर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। इट्स नॉट लाइक कि 2 दिन आपने बात करी, एग्रेशन में, इरिटेशन में बात करी, और वहीं पर आप कहते हैं कि तीसरे दिन से जो हमें सॉल्यूशन बताया था वो तो काम नहीं हुआ, हम फिर तीसरे दिन से फ़ोन मांगने लग जाते हैं। या एक और चीज़ जो कंप्लेंट देखने को मिल सकती है वो ये कि पेरेंट्स कहें कि बच्चा नहीं मानेगा, बच्चा रोने लग जाता है, बच्चा शरारत करने लगता है ना। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन, एक मैं तरीका, एक बात बताता हूँ कि वो बच्चा जो एक चीज़ को मांगने के लिए ज़िद कर रहा है, फ़ोन को मांगने के लिए ज़िद कर रहा है, उसको अगर ध्यान से एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक लार्जर पिक्चर में देखा जाए कि आप देख रहे हैं कि उस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि वो बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, ढाई घंटे रो सकता है, चिल्ला सकता है। बिकॉज़ ह्यूमन कैपेबिलिटी के नाम की भी एक कोई चीज़ होती है, जिसे हमें ह्यूमन्स को समझना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली साइकोलॉजी से ही डेवलप्ड हुई है। तो ह्यूमन कैपेबिलिटी के अनुसार अगर हम देखें, तो एक छोटा बच्चा जो कि स्कूल से आया है, खाना नहीं खाएगा जब तक टीवी ना लगाया जाए, जब तक उसे फ़ोन ना दिया जाए। ये एक बहुत ही सिंपल लक्षण है कंडीशनिंग का, लिंकेज का। ठीक है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बीच में लिंक बनता है, स्टिमुलस होगा तो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, स्टिमुलस नहीं होगा तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दैट इज द कंडीशनिंग। तो वो कंडीशनिंग हमें रिमूव करनी है। अगर बच्चा रोज उस फोन को देख रहा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहा है, रात को सोने से पहले लगभग 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम ऑफ कर देना चाहिए, ताकि मेलेटोनिन का जो लेवल इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस होने में 1 घंटा लगे, 60, 65, 70 मिनट लगें, जिसकी मदद से वो बच्चा एक अच्छी नींद ले पाए, अगले दिन फ्रेश हो पाए, स्कूल में एनर्जेटिकली वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाए, लॉस ऑफ प्लेजर फील ना करे क्वेश्चंस में, अकेडमिक्स उसका ख़राब ना हो। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें लिंक हैं एक फ़ोन के यूसेज से। तो ये सारे लक्षण हमें समझने होंगे, और उन्हें एक पर्टिकुलर हैबिट फॉर्म करवाना होगा। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जो भी ये इंडिविजुअल्स वीडियो देखेंगे,
और अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आई ड्रॉप डाउन द लिंक्स, और वो हो सकता है अभी मेरे स्क्रीन पर विजिबल हो जाए। ठीक, आई होप कि आपके लिए अगेन ये लेक्चर उतना ही इंफॉर्मेटिव था जितना कि पिछले लेक्चर्स, लास्ट सेशंस लेक्चर्स विद माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा डिप्रेशन के लिए ही रहेगा, जहाँ पर हम उनके क्योर या कंडीशनिंग का मेथड जो आज मैंने लास्ट में फोकस किया उसको और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सो कंटिन्यूशन के लिए मेरी इस वीडियो को भी देखना ना भूलें और मेरी अगली वीडियो को भी ना भूलें देखना। सो आई होप कि आज की वीडियो भी उतनी ही इंफॉर्मेटिव होगी, एजुकेशनल रही होगी। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, स्टे वेल।